हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं? तो आपको इन बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को भरने के लिए। क्या आपको पता है कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? आप किस कैटेगरी में, हर एक कैटेगरी का अपना एज लिमिट अलग अलग होता है, ठीक है। क्या आपको पता है कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपको चेस्ट कितना होना चाहिए, आपका चेस्ट फुलाने पे कितना होना चाहिए, आपको कितने मिनट में कितना दौड़ना है, ठीक है। AWS क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, ठीक है। तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट होता है कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब आपके पास कितने तक का रिजल्ट होना चाहिए। तो आपको 12th पास होना चाहिए। 33% से आपका परसेंटेज ज़्यादा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इस यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को आप भरने के लिए कैपेबल है। सेकंड पॉइंट आता है, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि हम यूपी बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं, SCSC बोर्ड से हैं। तो आप किसी भी बोर्ड से रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिहार दूसरे राज्य से हैं, बिहार बोर्ड से, गुजरात बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, उड़ीसा बोर्ड से, आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को आप बिल्कुल ही भर सकते हैं। लेकिन आपके पास कम से कम 12th तक का रिजल्ट होना चाहिए, यानी 12th का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम पहली बार 10th या 12th में फेल हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप 10th में फेल हो गए हैं तो दोबारा पेपर दीजिए, पास हो जाइए। अगर आप 12th में फेल हो गए हैं तो दोबारा पेपर देके पास हो जाइए और फिर आप 12th का पेपर दे, मतलब कि जब 12th में आप पास हो जाएंगे तब आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को फ्रेंड्स आप भर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मेरा नाम, आय जाति जो निवास होता है, आय जाति निवास, आधार कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका जो नाम है, पता है, ठीक है, नाम, एड्रेस हो गया, नाम हो गया, पता हो गया, ठीक है, मम्मी पापा का नाम हो गया, ठीक है। तो ये सब आप, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो भी चीज़ें होती हैं वो एक ही चीज़ होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप जब यूपी पुलिस कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छाड़ दिया जाएगा, ठीक है। मुझे जहाँ तक पता है कि जाति और निवास का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो आपको ये जरूर बातें पता होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड, जितने भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप प्लीज़ उनको क्या कराइएगा, उनकी सभी नाम, स्पेलिंग्स, हर एक चीज़ आप क्या करवा लीजिएगा, सही करा लीजिएगा पहले से, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और NCC लास्ट में लिखा है। NCC का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो बच्चे 9th में या फिर 11th में NCC करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। सर्टिफिकेट में मिलने से क्या होता है कि उनको कुछ नंबर्स में छूट दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए उनका 2-3 नंबर कम है, तब पर भी वो NCC का रिजल्ट दिखाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर जो बच्चे NCC वाले हैं वो अपना रिजल्ट वहाँ पर दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उससे उनको कुछ नंबर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अदर स्टेट, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो अदर स्टेट से हैं, जैसे कि गुजरात बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, पंजाब हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड बोर्ड, इन सभी राज्यों के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है कि वो लोग इस यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल वो लोग भी भर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ कि वो लोग कब भर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं अदर स्टेट के बारे में। भाई आप अदर स्टेट वाले हैं, आप भर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जनरल क्या होता है, OBC क्या होता है, SC ST EWS। बहुत सारे लोग को जनरल, OBC, SC ST के बारे में नहीं पता है। और अब बहुत सारे बच्चों ये भी होंगे जिनको EWS अभी तो नया नया आया है, ये भी बहुत लोग को नहीं पता है। तो देखो, जनरल क्या होता है, जो लोग अमीर का, जो लोग मतलब थोड़े बड़े जात के होते हैं, जैसे कि ठाकुर बावन, ठीक है, ठाकुर लोग हो गए, पंडित लोग हो गए, वो लोग जनरल में आते हैं। OBC में यादव लोग हो गए, विश्वकर्मा, शर्मा, वर्मा, प्रजापति, ये लोग तुम्हारे OBC में आते हैं। और जो SC में आते हैं, कश्यप लोग आते हैं, ठीक है। ST में तुम्हारे क्या आते हैं, असुर लोग आते हैं, ठीक है। आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा। और EWS में कौन लोग आते हैं, तो ध्यान देना, EWS में ऐसे लोग आते हैं जो SC ST OBC में ना हो, मतलब SC ST OBC में ना हो, मतलब जनरल वाले लोग ही EWS कहलाते हैं। और भी कुछ कंडीशन होती हैं EWS के लिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मान लो कि कोई भी इंसान जनरल में है और उसके परिवार में 4 से 5 लोग या फिर 8 लोग हैं, वो सभी लोग मिलके एक साल में अगर 8 लाख से कम रुपए कमाते हैं तो वो EWS के अंतर्गत आते हैं। और भी कंडीशन है नेक्स्ट कि 5 एकड़ से कम खेती का जमीन हो उनके पास कितने, 5 एकड़ से कम खेती का जमीन होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या लिखा है कि 1000 फीट से कम का फ्लैट हो। तो अगर इतना कंडीशन कोई भी जनरल वाला कैटेगरी का इंसान यानी ठाकुर, पंडित लोग सेटिस्फाइड करते हैं तो वो EWS के अंतर्गत आते हैं, वो जनरल के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूं कि आपको EWS भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेरिट। तो देखो, जो पिछली बार, इस बार नहीं हुआ था, जो पेपर हुआ था 2024 में,
तो उसमें क्या हुआ था, टोटल 60,244 सीट आया था, जो कि सबसे ज़्यादा जनरल में सीट आया था। ठीक है, अब देखो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार जनरल को ज़्यादा सीट मिलता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी अगर बच्चा दूसरे यानी बिहार का लड़का, बिहार का ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी या फिर जनरल वाला लड़का क्या करता है, फाइट करेगा, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरेगा, तो वो 24,102 सीट में से ही पा सकता है। ये सब सीट ये सीट 16,264 है। तो ये उत्तर प्रदेश के जितने भी ओबीसी के लड़के होंगे वही सिर्फ इतना पा सकते हैं, और बिहार का ओबीसी का लड़का रहेगा तो वो इस सीट में 24,102 में से पाएगा। ये बात आपको ध्यान देना चाहिए अदर स्टेट वाले। ठीक है, बहुत लोग को ये बात नहीं पता होता है। ठीक है, अगर दूसरे स्टेट का अगर एससी का लड़का है तो 24,102 वाले सीट में ही सही क्या हो सकता है, उसका सिलेक्शन होगा, और उसके लिए इतना कट ऑफ जाता है। अब कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं। जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होता है ना, वो 300 नंबर का होता है। तो जितने भी जनरल वाले कैटेगरी हैं, ठीक है, वो अगर 214 समथिंग से ज़्यादा नंबर लाते हैं तब उनका सिलेक्शन होता है, और जितने भी ओबीसी वाले बच्चे हैं वो 198.99 समथिंग से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो उनका सिलेक्शन होगा वो। ठीक है, और एससी वाले के लिए इतना, एसटी के लिए इतना, और ईडब्ल्यूएस के लिए इतना कट ऑफ है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया होगा। बस मैं आपको मेनली यही बात बता देता हूं कि अगर दूसरे स्टेट का, मान लो कि दूसरे स्टेट का ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी या फिर जनरल कोई का भी, अगर कोई भी लड़का फॉर्म भरता है तो वो किस सीट के लिए फाइट करेगा, 24,102 सीट में ही उसका फाइट होगा। ये सब सीट उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, और उत्तर प्रदेश का ओबीसी का इतना सीट फिक्स है, उत्तर प्रदेश के बच्चे के लिए एससी का इतना सीट फिक्स है, उत्तर प्रदेश के एसटी के लिए इतना सीट फिक्स है, और उत्तर प्रदेश के ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए इतना सीट क्या रहेगा, फिक्स होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरिट भी समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एग्जाम। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी आपको समझ में आया है। तो टाइप्स ऑफ एग्जाम मतलब कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके कौन कौन से टाइप्स होंगे। ठीक है, तो जो आपका टाइप्स ऑफ एग्जाम यानी एग्जाम को जो टाइप होगा वो आपका रिटन एग्जाम होगा कि मल्टीपल चॉइस होगा, तो वो मल्टीपल चॉइस एग्जाम होगा। यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, आप चारों में से क्या करेंगे, एक ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम जो आपका होगा ना वो ऑफलाइन होगा। पिछले बार तो 2024 में ऑफलाइन हुआ था, और इस बार भी जब भी आपका कभी भी एग्जाम होगा तो वो कैसा होगा फ्रेंड्स, आपका ऑफलाइन होगा। कैसा होगा, ऑफलाइन। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन, आपको चारों में से कोई जो आंसर टिक है, मतलब कि सही है, उसको आपको टिक करना है। तो आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा। फिर एमसीक्यू होगा, यानी कि आपको लिखना नहीं है, जैसे आप 10th और 12th का एग्जाम देते हैं आपको वैसे एग्जाम नहीं देना है, क्वेश्चन 4 ऑप्शन, ठीक है, उसी को आपको टिक करना है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का लैंग्वेज जो होता है ना फ्रेंड्स, वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। किसमें, हर एक क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। अगर मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ का क्वेश्चन इंग्लिश में भी और हिंदी में भी लिखा होगा। ठीक है, जीके का क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं वो क्वेश्चन पेपर होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे, केवल हिंदी को छोड़ के। ठीक है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट हिंदी है उसको छोड़ के आपका जो पेपर होगा, सभी सब्जेक्ट जो होंगे, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ये सभी आपके जो पेपर होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट का मतलब होता है कि हर एक कास्ट के लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनके लिए एज लिमिट क्या होता है। तो पहला क्या था, देखो, जनरल और ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के लिए जो लिमिट होगा वो कैसा होगा फ्रेंड्स, अलग होगा। यानी कि कोई भी अगर बच्चा जनरल, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट का अगर मेल है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट का क्या है, पुरुष है यानी मेल है, तो उसका कम से कम 18 साल होना चाहिए, और अधिक से अधिक कितना साल होना चाहिए, 22 साल होना चाहिए। ठीक है, और वो 18 साल से कम 18 साल और अधिक से अधिक 22 साल का है अपने 10th 12th आधार कार्ड के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कर सकता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर सकता है। लेकिन लॉकडाउन के कारण जो इस बार पेपर हुआ है, पहले तो इसी तरीके से होता आ रहा है, लेकिन लॉकडाउन में जो आपका लॉकडाउन नहीं लगा था तो उसमें दंगा उंगा लोग किए थे, तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिला था, जिससे कि इनका एज 3 साल और बढ़ गया है, तो 25 साल तक के बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट की जो फीमेल है यानी जो महिलाएं हैं वो पहले 18 से 25, कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 25 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो क्या कर सकती थी, इस फॉर्म को भर सकती थी। लेकिन दंगे के कारण इन लोग को भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिला, तो कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 28 साल तक की लड़कियां जनरल, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट की लड़कियां क्या कर सकती है, फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ओबीसी, एससी, एसटी के अंतर्गत
औरत कोई लड़का अगर आता है तो उसका कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 27 साल उम्र होना चाहिए, ठीक है। और इनको भी रिलैक्सेशन मिला था लॉकडाउन के कारण, तो अधिक से अधिक कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 30 साल तक आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। अगर ओबीसी एससी एसटी की अगर लड़कियां हैं, ठीक है, तो वो उनका कम से कम 18 साल और अब पहले था अधिक से अधिक 30 साल, 18 से 30 साल तक, लेकिन इनको भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। तो ये 18 साल से लेकर 33 साल तक क्या कर सकती है, इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एज लिमिट तो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। तो 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो फीस था वो 400 रुपये लगा था, ठीक है। ये तो बताने लायक नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस का मतलब होता है कि अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, तो भाई 400 रुपया, ठीक है, कटता है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन मतलब कि अगर आप इस एग्जाम को देंगे तो आपको कितने समय में इस एग्जाम को क्लैरिफाई मतलब कि पूरा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको 2 घंटे में एग्जाम को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा 2 घंटे में, ठीक है। 2 घंटे में आपको इस एग्जाम को पूरा करना पड़ेगा, यानी कि 120 मिनट में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आप कितना मार्क्स प्राप्त करते हैं, अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हैं तो आप 2 मार्क्स प्राप्त करते हैं, यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स क्या होगा, मिलेगा। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होता है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं फ्रेंड्स तो आपके 0.5 मार्क्स क्या किए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। कितने मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.5 मार्क्स, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि मेरे पास 5 क्वेश्चन है इसी एग्जाम के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन सही किया, मुझे 2 मार्क्स मिले। मेरा दूसरा क्वेश्चन गलत होता है, तीसरा क्वेश्चन गलत होता है, चौथा क्वेश्चन गलत होता है, 5वां क्वेश्चन गलत होता है, तो इसमें भी 0.5 मार्क्स कटेगा, इसमें भी 0.5 मार्क्स कटेगा, इसमें भी 0.5 मार्क्स कटेगा और इसमें भी 0.5 मार्क्स कटेगा। यानी टोटल मेरा कितना कटा, 5, 10, 15, 20, 0 दशमलव हासिल लगेगा 2 में 0 जोड़ोगे 2 आएगा। 2.0 का मतलब ही होता है फ्रेंड्स 2, यानी कि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको टोटल 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिला, और अब 4 क्वेश्चन गलत किए, ये आधा आधा 1 नंबर, आधा आधा 1 नंबर, 1 2 नंबर, यानी आपका 2 नंबर चला जाएगा। आप एक क्वेश्चन सही करते हैं, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, मार्किंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिजिकल, पहले ये हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाइट क्या होता है, ठीक है, आप किस कैटेगरी से है कि आपकी क्या हाइट होनी चाहिए। अगर आप जनरल हैं, जनरल वाले लड़के लोग सभी लोग ध्यान दें, जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और अदर, ईडब्ल्यूएस मैंने नहीं लिखा है, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के जितने भी लड़के होते हैं ना, उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और जो एसटी के जो लड़के होते हैं ना, उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो कुछ लड़कियों के लिए भी हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट की अगर लड़कियां हैं तो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर एसटी कैटेगरी की कोई लड़की हैं तो उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं चेस्ट पे, यानी कि सीना, जो आपका ये चेस्ट होता है ना वो, ठीक है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के बच्चे हैं तो आपका जो चेस्ट होगा, वो लड़के लोग, उनका चेस्ट होगा 79 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड करने पे, यानी कि आप ऐसे सांस खींचेंगे तो फुलाने पे आपका कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, यानी कि 79 to 84 फुलाने पे आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर आपका नहीं फूल रहा है तो आपके फेफड़े में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। आप पुशअप मारेंगे तो आपका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो आप घर पे डेली 10 पुशअप, 10 से 20 पुशअप जरूर मारा करिए, ठीक है, दूध केला खा के। फिर अब बात करते हैं, अगर एसटी को कोई मेल है तो उसका हाइट जो होगा, मतलब कि चेस्ट होगा, वो 77 सेंटीमीटर और फुलाने पे 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इनको भी फुलाना जरूरी है, ठीक है। अब जो लड़कियां होती हैं, किसी भी कैटेगरी की लड़कियां हो, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट, किसी भी कैटेगरी की जो लड़कियां हो, उनके लिए चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि आपका वजन 40 किलो से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका जो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, BMI जिसको बोलते हैं, आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। BMI क्या होता है, यानी आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। अब जितना आपका हाइट है, कोई 5 फीट का है, कोई 6 फीट का है, कोई 6.5 फीट का है, तो उसके हिसाब से उसका वजन भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, एकदम पतली नहीं होना चाहिए। पतला लड़का चाहे लड़की होगा तो उसको छाड़ दिया जाएगा। तो आप लोग अपना प्लीज़ BMI कैलकुलेटर
करवा ली, मतलब कि अपने हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट नाप के जाइएगा। थोड़ा सा ये दूध केला खाइए, मसल्स बनेगा अगर आप लोग पतले हैं, और कुछ बच्चे मोटे हैं तो दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं रनिंग का। रनिंग जो कि बहुत सारे बच्चे रनिंग में भी छट जाते हैं, तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की सभी कैटेगरी के मेल्स के लिए, यानी जितने भी इस फॉर्म को जो भी लड़के लोग फॉर्म भरे हैं, किसी भी कैटेगरी के जो लड़के हैं वो फॉर्म भरे हैं, उनको 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, यानी कि 4800 मीटर इनको 24 मिनट में क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, ठीक है। उनके पैर में एक चिप टाइप का लगा होता है और उनका अपना राउंड खुद काउंट करना पड़ता है कि हम दौड़े हैं कि नहीं। हर चीज़ हमेशा अलर्टनेस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप कितना राउंड दौड़े हैं, आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं तो बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं, दौड़ देते हैं, गलत गिनते हैं और उनका सिलेक्शन ही नहीं होता, क्या पता वो कम दौड़ के बैठे हुए हैं। मतलब 20 मिनट में एक बच्चा दौड़ दिया और दौड़ दिया है 4800 किलोमीटर, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है लेकिन वो 4800 किलोमीटर नहीं दौड़ा है, ठीक है। तो ये बहुत बार मिस्टेक हो जाता है बच्चों का, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक से दौड़िएगा अभी, ठीक है। और लड़कियां जो होती है वो 14, किसी भी कैटेगरी की लड़की हो, वो 14 मिनट में उनको 2400 मीटर दौड़ना पड़ता है, यानी कि 2.4 किलोमीटर उनको 14 मिनट में क्या करना होता है, कवर अप करना पड़ता है, ठीक है। बहुत ही ईजी से होता है, अगर आप 1 से 2 महीने पहले भी इस पर ध्यान देंगे तो आपका ये आराम से निकल जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस पे, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले बात आते हैं जनरल नॉलेज, यानी सामान्य ज्ञान, जीके आपका, ठीक है। इसमें बेसिक आपको जो जीके होता है उससे लगभग 38 क्वेश्चन फिक्स से आता है और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 38 2 76, ठीक है, 38 दूना 76। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, रीजनिंग के तरीके का होता है। इसका भी 38 क्वेश्चन होता है और इसमें भी टोटल कितने नंबर के आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी कि 76 नंबर के आपके क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, जनरल हिंदी। जनरल हिंदी का मतलब सामान्य हिंदी, आपका जो हिंदी ग्रामर होता है वही चीज़ आता है हर, ठीक है। इससे 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो 37 2 जा 37 दूना 74, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मेंटल एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन, रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, लाब्धी, तार्किक क्षमता, ठीक है। इससे भी आपके 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 37 2 74, ठीक है। आपके टोटल क्वेश्चन 150 हो जाते हैं, टोटल नंबर 300 के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। अगर आप आराम से भी, अगर आप 1 साल अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होगी। आप किसी भी टीचर से पढ़े, क्योंकि हर एक बच्चा एक तरीके का नहीं होता है, कोई किसी का बेसिक बहुत अच्छा होता है, तो अगर कोई टीचर उसको बेसिक पढ़ाता है तो उसको वो बेकार लगता है, किसी का बेसिक बहुत वीक होता है, कोई टीचर बहुत हाई लेवल का पढ़ाता है तो उसको बेकार लगता है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए अपना अलग अलग टीचर है। आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे से अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप घर पे जरूर से जरूर पढ़िए, बुक पढ़िए, ठीक है। तो आपका ये सिलेबस कवर अप हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यानी कि इस एग्जाम का जो प्रोसेस होता है मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला क्या होता है, आप एग्जाम देंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला। अगर आप इस कट ऑफ के अंदर आते हैं, अगर आप मान लीजिए ओबीसी वाले हैं, आप 200 में से 198 से ज़्यादा जो बच्चे लाए होंगे इस बार 2024 वाले में, जो बच्चे 200 लाए हैं, 199 लाए हैं, तो उनका सिलेक्शन हो गया। जो 300 में से 198 से कम भी नंबर लाए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, वो लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कट ऑफ से आपको ऊपर लाना है, तो आपके मन में हमेशा रखना है कि आप 300 में से 250 क्वेश्चन को टच रखिए कि मेरा 250 नंबर हमको कवर अप करना है, ठीक है। इतना प्लानिंग करके आप चलेंगे तो आपका बिल्कुल आसान से नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर एग्जाम क्वालिफिकेशन करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि आपने 12th 10th कैसा किया है, 12th कैसा किया है, कहीं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं ना है, एक बार चेक किया जाता है आप कहाँ के रहने वाले हैं, हर चीज़ मतलब छानबीन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। फिर क्या होता है, फिजिकल टेस्ट आपका होता है। फिजिकल टेस्ट में आपका यही क्या किया जाता है कि हाइट देखा जाता है, चेस्ट देखा जाता है, रनिंग, ठीक है, लड़के में और लड़कियां में हाइट और उनका वेट देखा जाता है और उनको भी रनिंग कराया जाता है। फिर आपका मेडिकल का मतलब होता है आपकी आंखें की जांच की जाती है, कहीं आपको वरांधता रोग तो नहीं हुआ है, जिसको लाल हरा पीला में अंतर नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो आंखों की जांच की जाती है। डॉक्टर क्या करता है, कुछ दूरी पे आपसे 1 2 3 4 ABCD भी पढ़ाता है, आपकी आंखों को चेक करता है, ठीक है। अगर आप सुबह टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, हर चीज़ समय से करते हैं, तो आप बिल्कुल खेलते कूदते हैं, तो आप बिल्कुल एक स्वस्थ आदमी होंगे, ठीक है। तो आप उतना टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आप प्लीज़ इस फॉर्म को भरने से पहले अपना मेडिकल एक बार जाके फॉर्म को भरने से पहले आप चेकअप करा लीजिए, कहीं आपको ये सब समस्याएं तो नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपना वरांधता वाला रोग चेक करा लीजिएगा, ठीक है, आँखों चेक करा लीजिएगा। फिर आपको क्या किया जाता है कि
फ्लैट यानी कि आपको जो पंजा होता है ना, आप कभी बालू जो होता है ना, बालू पे जाइएगा और बिना चप्पल पहने जब उस पर आप रखेंगे ना, तो आपका एकदम चिपटा नहीं होना चाहिए, एकदम धंस नहीं जाना चाहिए। जैसे चप्पल होता है ना, तो मान लीजिए बालू है, बालू पे आप चप्पल को क्या करते हैं, दबा देते हैं, चप्पल को क्या करते हैं, दबा देते हैं, तो वो चिपटा हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैट फीट। फ्लैट फुट आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप जब बालू पे अपना पैर रखेंगे तो वो पूरा चिपटा नहीं होना चाहिए बालू, नहीं तो आपका पैर खराब है, ठीक है। तो ये आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से मिल लीजिए, या फिर आपके आसपास जो भाई बहन है उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। फिर आपके अगर दोनों पैर के घुटनों को चिपकाया जाता है, यानी पैर के पंजे को चिपकाया जाता है ऐसे करके, फिर जो आपका घुटना उठता है ना, घुटना उसके बीच में स्केल से ऐसे देखा जाता है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे का गैप नहीं होता है और बहुत सारे बच्चे का बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तो अगर आपका ऐसा है तो आप थोड़ा सा डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, ठीक है। और आप अपना थोड़ा सा मुँह खोल के देखा जाता है कि आप गुटखा उटका नहीं ना खाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एज बढ़ जाता है, वो गुटखा उटका खाते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, बहुत लोगों को तो अच्छे से सुनाई नहीं देता है। तो आपका कान मुँह थोड़ा सा चेक किया जाता है, तो थोड़ा साफ सुथरा रखिएगा कि कोई पकड़ उकड़ ना पाए, ठीक है। तो यही बेसिक आपका मेडिकल होता है और बहुत ज़्यादा तोप चीज़ नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और मुझसे जितना चीज़ें हुआ है मैंने आपको देने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि बताइए आप किस टॉपिक पे और मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं। धन्यवाद।